अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से पाकिस्तान की इस खित्ते में जो अहमियत है वो अपनी जगह और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ख़ास तौर पर जब से अफ़गानिस्तान से अमेरिका के इनखला की सूरत हाल दरपेश है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर जमी है। पाकिस्तान चाहता ये कि अफ़गानिस्तान के मसले का हल बिल्कुल पॉलिटिकल हो, खून रेजी से मुबर्रा हो, पाक हो, और इसी मकसद के लिए पाकिस्तान एक अमन कॉन्फ्रेंस भी रख रहा था, कायम करना चाह रहा था, जो कल से शुरू होना थी। लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से कहा गया कि उन्हें तैयारी के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तो फिलहाल वो कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी हो गई है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त उज़्बेकिस्तान के एक बहुत ही अहम दौरे पर हैं, जहां पर ना सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान का मुकदमा इंतहाई ठोक बजाकर साफ साफ अंदाज में लड़ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ ममालिक से मुआहदे भी हो रहे हैं और इसके साथ साथ नई नई रास्ते और नए नए ब्लॉक्स भी बनते नज़र आ रहे हैं। ये सारा मामला जिस वक्त हो रहा है, उसी दौरान हमने ये भी देखा कि अफ़गानिस्तान की जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयानात का एक सिलसिला जारी व सारी है। कभी उनके मुशीर कौमी सलामती कोई गैर जिम्मेदाराना बयान पाकिस्तान के बारे में बता देते हैं, तो दूसरी जानिब अब अफ़गान सदर अशरफ गनी ने भरी महफिल में जब इस हवाले से जिक्र किया कि जनाब पाकिस्तान के 10,000 जंगजू यहाँ पर लोग हैं अफगानिस्तान में बदअमनी के लिए, तो इस पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा ठोक बजाकर साफ साफ वाशगाफ अल्फाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ सबके सामने रख दिया। जवाब तो भरपूर दे दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन यह सिलसिला जारी और सारी है। क्या आइंदा भी इसी किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात आते रहेंगे? पाकिस्तान आखिर कब तक दुनिया को वजाहतें देता रहेगा कि वो तो खित्ते में अमन चाहता है? इसके साथ साथ ये भी एक बड़ा सवाल है कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अब होगा क्या? क्या अमन कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान रखना चाहता है उससे कोई हल निकलेगा या नहीं? इसी समेत बहुत सारे सवालात हैं इसी मसले से जुड़े, जिन पर गुफ्तगू होगी और इंडिया के किरदार के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज स्पेशल शो है हमारा, इसमें हमारे साथ अहम गेस्ट भी मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन किया आज के शो के लिए। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, थैंक यू सो मच, आपने फिर से हमें वक्त दिया। और इमरान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब से पहले मैं आज जनरल साहब से ही प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जनरल साहब, आपको क्या वजह नज़र आती है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से मुसलसल ये गैर जिम्मेदाराना बयानात, ये हर्जा सराई जारी और सारी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही, इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है उन्हें? जी बहुत शुक्रिया। अगर तो ये कोई नई चीज़ होती या ये पहली बात होती तो फिर अचंभे की बात भी थी और इस पर हमारा डिस्कशन भी बनती थी। ये तो तवातर के साथ अशरफ गनी साहब और उनके जो नायब सदर हैं, उनके इंटेलिजेंस के चीफ हैं, उनके और जो ऑफिशियल्स हैं, ये तो लगातार कहते रहे हैं। और जो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान नेगेटिव रोल कर रहा है, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं बताता हूँ कि वो क्यों ठीक कह रहे हैं। देखें, वो चाहते हैं अफगानिस्तान में टर्मोइल, बदअमनी, कि वहां पर अमन ना आए, क्योंकि इसी तरीके से उनकी बादशाहत लंबी होगी, वो सदर रहेंगे, आगे को जाएंगे। आप चाह रहे हैं अमन, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी आप जो है ना नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मुझे जिस चीज़ की समझ नहीं आती है, और मैं समझना चाहूंगा, बल्कि हिलाली साहब या कोई मुझे बता दे, कि जिस तरीके से कोई नखरे वाली महबूबा नखरे करती है और आप उसकी तरफ ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं, इस किस्म की कोई सिचुएशन मुझे नजर आ रही है कि आपको वो बार बार झंडी कराते हैं, बार बार बुरा भला कहते हैं, हर तरीके से आपके ऊपर इल्जामात लगाते हैं, और आप फिर जाके उन्हीं से बात करना चाहते हैं। अभी ये जो आप कह रही थी कि वो जो पोस्टपोन हुआ है, जो अफगानिस्तान के ऊपर मीटिंग होनी थी, जी कॉन्फ्रेंस, उसमें अफगान तालिबान को नहीं बुलाया था, जो कि मेन स्टेक होल्डर है। दीवार पे लिखी हुई चीज है कि आने वाले वक्त में वो पॉलिटिकली और मिलिटरीली मेन फोर्स होंगे, उनको नहीं बुलाया। और अशरफ गनी, जिसके बारे में मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि आखिरी जहाज में सवार होकर अमेरिका चले जाएंगे, कोई उनकी हैसियत नहीं है इस वक्त, उनसे जाके बात कर रहे हैं और उनके कहने पे, उनके नखरों पे पोस्टपोन कर रहे हैं। मेरी समझ से तो बाला तरफ बहन, अगर कोई और समझा दे तो बहुत शुक्रिया। चलिए फिर हिलाली साहब से समझने की कोशिश करते हैं। हिलाली साहब, आपके नज़दीक क्या वजह नज़र आती है इस किस्म के बयानात की? और सर, आप समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम तो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पीस हमें सूट करता है, हम अफगानिस्तान के लिए नहीं अपने लिए करना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहा है प्राइम मिनिस्टर कि हमें पीस सूट करता है। वो तो कब से कह रहा है, और प्राइम मिनिस्टर के अलावा हर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कहता रहा है कि हमें पीस सूट करता है, और सबसे बड़े लोग जो असर होते हैं एज ए रिज़ल्ट ऑफ वो हम हैं। मगर देखिए, एक बड़ा नया डेवलपमेंट हुआ है। अब मैं जनरल साहब को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये क्या वजह है
बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि मैंने 2 ट्वीट्स किए हैं और मैंने कहा है कि गनी जो है ये हमारा दुश्मन है। यही आदमी है जो हिंदुस्तान को खुली छुट्टी दी कि इधर आएं, इधर अपना रॉ ले आएं, अपने लोगों ले आएं और इधर से बलूचिस्तान और केपी में हमला करें हमारे पे। ये बिल्कुल सही बात है। कारजाई, जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, मैं स्पेशल सेक्रेटरी था प्राइम मिनिस्टर के लिए जब वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर था, वो क्या था, वो रब्बानी के गवर्नमेंट में हम मिलते थे। बल्कि मैंने गनी को मुशर्रफ के बिहाफ पे इनविटेशन, मुझे इंस्ट्रक्शंस आई हैं जाके दें, और मैं उसको मिला रोम में, और उसके बाद मैं ज़हीर शाह से मिला। और अगर आप इन लोगों का, और एक जनरल वली थे जो ज़हीर शाह के सन इन लॉ थे, उनसे अगर आप सुनते ये हामिद कारजाई के बारे में, तो फिर हम जो जिस किस्म की दोस्ती इनके साथ हम प्रिटेंड करते हैं एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये हिंदुस्तान के पैसे लेते हैं उधर से और उनके लिए काम करते हैं। अमेरिका के लिए तो करते हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है। हमें कहा गया है या हमें पता चल गया है कि अमेरिका जिस दिन तालिबान काबुल के नजदीक आते हैं, अमेरिका कहेगा फाउल, ये गलत है, ये सही नहीं है, सैंक्शंस। वो सैंक्शन लगाएगा और साथ साथ सैंक्शन करेगा जो लोग ये सैंक्शंस को वायलेट करते हैं। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड या किसी किस्म की रिलेशन रखने पे वो बहुत सारे चीजें उन्होंने अभी से ड्राफ्ट करके रखा हुआ है, वो फिर पाकिस्तान को भी सैंक्शंस लगेंगे। तो हमारी लीडरशिप को एक चॉइस दे रहा है अमेरिका, खत्म करो तुम्हारा सपोर्ट, गुडविल। हम सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, गुडविल ठीक, खत्म करो, आ जाओ इनके साथ, या उनको भी सैंक्शंस करेंगे और तुम्हें भी सैंक्शंस मिलेगा। अच्छा। और जाओ तुम लोग दोनों भुगतो सैंक्शंस। ये तो बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में हो सकता है। क्लियर थ्रेट, ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज है और किसी ने इस बात को अभी तक उठाया नहीं है। ये बिल्कुल हमने अभी तक इस चीज को डिस्कस किया। ठीक है हिलाल साहब, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ भी, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, लेकिन इमरान साहब आपसे बात मैं वहां से शुरू करूंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान का मुकदमा सही अंदाज में लड़ रहे हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए प्राइम मिनिस्टर अपना पाकिस्तान का जो मुकदमा लड़ रहे हैं उससे ऐसे लग रहा है कि शायद किसी हद तक तो ठीक मौक़िफ़ बनाए हुए हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि वो खुद भी क्लियर नहीं है। अच्छा? तो वो करना क्या चाहते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप दोनों कश्तियों के अगर मुसाफिर रहेंगे तो आपको नुकसान पहुँचेगा। आपको एक कश्ती में होना पड़ेगा, या तो आप जैसे हिलाली साहब फरमा रहे थे कि जब अमेरिका ने कहा है कि जी हम उन पे सैंक्शन लगाएंगे और आप पे भी लगाएंगे, या जो मुल्क भी उनकी मदद करेंगे हम उन पे सैंक्शन लगाएंगे। अब जैसे कि मैंने पिछले दफ़ा भी बताया था कि फाइनेंशियल टाइम्स में जो स्टोरी छपी थी कि चीन का और तालिबान का एक खुफिया मुआहदा हो गया, या तो आप ये फैसला कर लें कि आपने चीन और तालिबान के साथ खड़े होना है, फिर आपको अमरीकी सैंक्शंस की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जनाब हमने इस कैंप में जाना है और हमने उनके साथ खड़े होना है। या फिर आप ये डिसाइड कर लें कि नहीं, हम अमेरिका की नाराज़गी मोल नहीं ले सकते, हमें उसका ताउन चाहिए, इसलिए हम तालिबान के साथ खुले खड़े नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान है, वो ये इस कोशिश में है कि दुनिया को ये बावर करा दें कि हम अमन चाहते हैं, हम आपके साथ हैं और हम आखिरी हद तक ये पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ खाना जंगी ना हो, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा नुकसान है। लेकिन मैं क्या बताऊँ आपसे, अफ़गानिस्तान की इस वक्त सूरत हाल ये है, अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों की सूरत हाल उस हारे हुए इंसान की सी है कि जो अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार अपने अलावा बाकी पूरी दुनिया को समझता है, इसलिए वो बार बार मलबा पाकिस्तान पे डालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अब अशरफ गनी साहब हों, उनके इंटेलिजेंस के सरबराह हों, उनके वज़ीर ख़ारजा हों या नायब वज़ीर ख़ारजा हों, उन्हें वो पंजाबी में कहते हैं लिस्से ते कड़ाम, उन्हें और कोई कमज़ोर उस तरह से नज़र नहीं आता। उन्हें पाकिस्तान लगता है कि अपनी हम तमाम बुराइयों का, कमज़ोरियों का, ख़ताओं का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दें, इसलिए वो पाकिस्तान पे बार बार मलबा डालने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म तो इस कोशिश में है कि वो किसी तरह से दुनिया को ये बावर कराएं कि नहीं, ये हमारे खिलाफ जो ये बातें कर रही हैं सरासर झूठ पर मबनी है और हम इन नहीं आएंगे। और इसकी सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं, ISI
जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, जी। उन्होंने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा। और हिलारी साहब उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ने जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं पाकिस्तान में, उनमें कोई 1% भी सच्चाई नहीं है और पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में कोई दरअंदाजी नहीं की जा रही। नहीं, वो नायब सदर का जो बयान है उनका, सुन ले, मैं यही कह रहा हूँ, बल्कि उन्होंने कहा कि उल्टा अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है। आप ये देखें कि हम तो सिविल लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे दोनों सतह पे उन्हें ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम तो ये कर रहे हैं, हमारा ये रोल है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जनरल साहब यहाँ पर तो सिचुएशन यही है कि वो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाते चले जा रहे हैं। अब उनकी जानिब से जो जिस तरह से मैं जिक्र कर रही थी, नायब सदर ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि जी पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, जो उनकी फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ वहाँ पर जारी थी, जबकि इसकी बड़ी वाज़ेह तौर पर तरदीद कर दी गई है पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से। तो बहरहाल इस सारी सिचुएशन में मैं फिर आपसे वो ये पूछना चाहूँगी कि जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान करना चाह रहा था पीस के लिए, कि कोई तस्फिया हो जाए, आपको लगता है वो नतीजा खेज हो सकती है अगर कभी भी वो करता है पाकिस्तान? खैर ईद के बाद सुना है कि अब हो सकता है कि हो। जी देखें, ये तो मैंने पहले बता दिया कि कोई भी कॉन्फ्रेंस जो अफगान तालिबान के बगैर हो वो नतीजा खेज भी नहीं हो सकती और वो सक्सेसफुल भी नहीं हो सकती। देखें, बात यह है कि ये नहीं कि मैं कोई तालिबान का हामी हूँ या कोई और जो बात करता है, ज़मीनी हकाइक को सामने रखना चाहिए और सिर्फ अपने जो आपकी सोच है उसकी बुनियाद पर मफरूज़े नहीं बनाने चाहिए। हमारा वर्ल्ड व्यू नहीं मिलता तालिबान से, हम जो वो शरीयत लाना चाहते हैं वो हम नहीं चाहते, लेकिन वो अपना मुल्क है उनका। अगर वहाँ पर किसी तरीके से वो अपनी हुकूमत बना लेते हैं और लोगों की हमायत हासिल कर लेते हैं जरगे के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो हमें क्या पड़ी कि हम ये कहें कि जी हुकूमत ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए, जैसी उनकी मर्जी है वो करें। और हमारे कितने ही दोस्त ऐसे हैं जिनकी हुकूमतें जमहूरी नहीं है। तो यही कह रहा है हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हम पाकिस्तान ने तो यही स्टांस लिया हुआ है ना कि हमारा कोई ये भी कह रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ और भी कह रहा है ना कि जी अगर ये हुआ तो हम नहीं मानेंगे, अगर वो हुआ तो हम नहीं मानेंगे। भाई आपको पहली बात तो पूछ कौन रहा है, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई मुल्क अपने अंदरूनी मामलात को जिस तरीके से भी हल करता है, आपको उसमें क्या जरूरत है। देखिए, ये दो बातें हम कहते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हैं और अच्छी हैं, दुरुस्त हैं। जब हम कहते हैं हमारे वी हैव नो फेवरेट्स, वेरी गुड और बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी के लिहाज से। लेकिन अगर आप मुझे ये बताइए कि ज़फ़र हिलाली साहब तो रोज़ मेरी गर्दन काट रहे हों और मेरा खून निकाल रहे हों, और जब इनको मौका मिले मुझ पे ज़ख्म लगा रहे हों, और इमरान साहब ने मुझे कभी कुछ ना कहा हो, और जब इन दोनों में कोई फैसला करने की बात है मैं कहूँ वी हैव नो फेवरेट्स, तो ये कितना जायज़ बात है। एक तो ये ज़हन में रखने की बात है। फिर एक और बात ये है कि अगर कोई और आके हमायत कर दे किसी भी फैक्शन की, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका की हमायत उनको अभी भी हासिल है, वो और भी चाहे, तो फिर हमें अपना इंटरेस्ट तो लुक आफ्टर करना होगा ना। कोई और मुल्क, कोई और नेबर अगर ऐसा कर रहे, तो मेरा ख्याल असल काम जो हमें करना है, तमाम नेबर्स को इकट्ठे करना है, आपस में बात करनी है कि अफगान जिस किस्म की मावनत हमसे चाहें हम उनको दें, उनके ख्याल रखें कि उनके खुराक की कमी ना हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, और आपस में ये मुआहदा करें कि ना आप अपने किसी को फेवरेट कहेंगे ना हम फेवरेट कहेंगे, ना आप किसी की हमायत करेंगे। हमायत से मुराद है कि कोई ऐसी उनको चीज़ फराम करें कि वो मजबूत हो जाए, ना हम करेंगे। अगर ये मुआहदा हम कर लें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान फिर बचत हो सकती है। लेकिन हिलाली साहब, आप जिस चैलेंज का जिक्र कर रहे हैं वो आपको क्या लगता है, अगर एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अफगान हुकूमत के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करने की कोशिश की जाती है, तो डू यू थिंक कि ये सिचुएशन फिर नहीं होगी कि उनकी जानिब से ऐसे इल्जामात नहीं आएंगे, जैसे कि जो पाकिस्तान की कोशिश भी थी कि जो कॉन्फ्रेंस हो उसमें उनको बुलाया गया अफगान गवर्नमेंट को? देखिए, ये जनरल साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं ना। हाउ कैन यू हैव अ कॉन्फ्रेंस जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी, उसको आप दावत नहीं देते? तो फिर किस पे ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है? क्या आप एक फेवरेट्स को बुला के एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं? तो आपने तो कहा है कि यू आर नॉट फॉर्मिंग अ ग्रुप, आपका तो कुछ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जो भी आए आपने कहा है, जिसके पास पावर हो, अक्सरियत हो, जिसके पास कंट्रोल कर सकता है, उसको हम रिकग्नाइज करने के लिए तैयार हैं। अब इन्होंने एग्रीमेंट की है तालिबान के साथ, किसने? अमेरिकन ने, हमने तो नहीं की है ना भाई। अब इनको पता चल रहा क्यों एग्रीमेंट की है तालिबान के साथ,
बात क्यों की है उनके साथ? इसलिए उनको पता था कि वो सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स हैं इस मुल्क में, और अब वो आ गए हैं। अब वो कहते हैं हम, आप ऐसा करें कि आप उनको कहें कि देखिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए आपके पास एक तरीका है जो ट्रेडिशनली अफगान है, और वो है लोए जिरगा, कॉल अ लोए जिरगा। सब मिलके कहें कॉल अ लोए जिरगा और उनकी बातें सुनो, और जो अक्सरियत का फैसला है उसको मानो। अमेरिकन वो तैयार होने के लिए नहीं है। वो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान को कहो काम करें। भाई ये बाइडन है, डोंट फॉरगेट कैरी लूगा बाइडन। कैरी लूगा बाइडन था ओरिजिनली। वो एक हिलाले पाकिस्तान भी लिया है जरदारी के हाथ से, पता नहीं वो कैसे लिया उसे वो। और तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये आदमी हमें बड़े अच्छी तरह जानता है, और इसका जो नोशन है ऑफ पाकिस्तान वो है जो नोशन, पुराना नोशन, ठीक है, कि हमें से भी कुछ लेगा, उनसे भी कुछ लेगा, इधर भी हासिल करेगा, उधर भी हासिल करेगा, मगर करेगा जो आप खुद चाहता है। बिल्कुल सही है। हम बताना चाहिए कि अगर आप हमारे पे सैंक्शंस डाल रहे हैं इसलिए कि हम एक नेबरिंग कंट्री को खाना, खुराक और व्हाटएवर यू डू, हम इम्पॉवरिशमेंट पूरा अफगानिस्तान आ जाएगा, इधर कहेगा खिलाओ हमें। हाँ बिल्कुल, मगर अमेरिका को तो ये कुछ परवाह ही नहीं है ना। यू हैव सीन हाउ दे एक्ट। अच्छा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू स्टैंड अप, बिल्कुल सही है, लेकिन स्टैंड अप। और ये जो मुल्क है हमारा हमसाया मुल्क, इस मुल्क में अगर अमन जो भी लाता है उसको मानो और उनके साथ ताल्लुकात अच्छा रखो। टू हेल विद द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अच्छा, लेकिन इमरान साहब, अमेरिका खुद तो तालिबान से बात कर रहा है, और अगर पाकिस्तान उनसे किसी किस्म की भी बात करता है, चाहे वो पीस के लिए ही हो, तो क्या वो उन पे पाबंदियां लगा देगा? अच्छा जी, पहली बात यह है कि अमेरिका अब उनसे बात नहीं कर रहा, लेकिन अफगान हुकूमत के हवाले से आपको ताज़ा खबर दे दूं, हिलाली साहब और जनरल साहब, अब ये खबरें आ रही हैं कि कतर में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं। अनकरीब ये दोनों वहाँ कतर में मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं, तालिबान और अफगान हुकूमत। यानी एक तरफ ये कि हम जो अफगान अमन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ पे जो मेन फरीक है उसको बुला नहीं रहे। और वो कौन सा फरीक है? देखें हिलाली साहब, स्ट्रेटजी समझे इस दफ़ा। तालिबान ने 34 में से 20 जो उनके हैं इजला सूबे, उन पे कब्जा कर लिया। और किस तरह से किया है कि वो इस दफ़ा जो उनका कैपिटल है उस पर कब्जा नहीं कर रहे, वो तमाम इजला पे कब्जा कर रहे हैं और अपना एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। वो प्रेशर के ज़रिए से वो, आप क्या समझते हैं कि वो काबल पे अटैक नहीं कर सकते या बड़े सूबों पे अटैक नहीं कर सकते? नहीं, लेकिन आज, इस दफा मगर इमरान, आज एक बॉर्डर पोस्ट हार गए। आज एक बॉर्डर पोस्ट गवर्नमेंट ने रिकैप्चर कर लिया, सुना है? जी, अब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब आप देखें कि जब उन्होंने इतनी जगहों पे कब्जा कर लिया है, और आप जब अमन की बात करते हैं तो फिर कैसे उनके बगैर अमन की बात होगी? आप खुद अफगान हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन आप उन्हें बुला नहीं रहे। अगर आपने अफगान अमन कॉन्फ्रेंस करनी है तो उनको भी बुलाएं जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। दूसरी बात ये कि अब ये देखें अमेरिका कर क्या रहा है। अमेरिका ने खुद हट गया पीछे। अमेरिका ने अफगान हुकूमत को कहा जी आप उनके साथ मुज़ाकरात शुरू कर दें, और कतर पे ये दबाव डाला कि आप इसमें मीडिएटर का किरदार अदा करें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जहां मर्जी जो मर्जी मुज़ाकरात हों, अफगानिस्तान में अमन का रास्ता पाकिस्तान से होके जाता है। पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी, और उनका देखिए हमने इस इतने सालों की, इतनी दहाइयों की जंग में कुर्बानियां दी हैं। बिल्कुल सही है, हमने जानों की कुर्बानी दी है, हमने अपने माल की कुर्बानी दी है। उनके इतने महाजरीन को इतना अरसे तक पाला है अभी तक हमारे पास 30 लाख के करीब उनके महाजरीन अभी भी पाकिस्तान में। तो ये मामला जो सारा है इसको इसी अंदाज में देखना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, और जहां पर ये सारी सिचुएशन खिते की, वहीं पर दासू वाकया भी हुआ है जिसके हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी है, और उस वक्त इसकी टाइमिंग के हवाले से भी बात करेंगे, और साथ ही साथ इस सारे रीजन में इंडिया क्या गुल खिला रहा है और उसकी क्या आने वाले दिनों में किरदार होगा, क्या उसकी हिकमत अमली होगी, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। खिते में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, और ऐसे में दासू के मकाम पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें कीमती जानों का ज़िया हुआ है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि दोस्त मुल्क चाइना के 8 से 9 बाशिंदे और शहरी उनके जो हैं वो शामिल हैं। इसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का भी एक मौक़िफ़ आ रहा है। मज़ीद तहकीकात के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जनाब मज़ीद तहकीकात भी की जाएंगी,
और इसके साथ साथ चाइना की गवर्नमेंट का भी एक मौक़िफ़ आ रहा है। लेकिन एक बड़ा सेंसिटिव इशू भी है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस और फिर CPEC का मामला, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में चाइना की पाकिस्तान के साथ दोस्ती और ताउन, वो सब भी बहुत सारे दुश्मन ममालिक को खटकता है। तो बहरहाल इसको मुख्तलिफ एंगल से देखना बड़ा ज़रूरी होगा। पहले मैं चाहूँगी कि सबसे इस हवाले से एक कमेंट ज़रूर लूँ कि ये वाक़या किस तरह का हो सकता है, इसमें कौन मुलव्वस हो सकता है अगर ये कोई ऐसी तखरीबी कार्रवाई है। तो पहले जनरल साहब की तरफ ही जाएंगे। जनरल साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो दासू वाक़या है इसमें ये कोई हादसा हो सकता है या कोई आपको लगता है कि इसमें कोई तकरीबी कार्रवाई है? देखिए जी, जो हुकूमत ने क्लैरिफिकेशन दी है मेरा ख्याल अब वो काफ़ी मुकम्मल है और उसमें उन्होंने ये कहा कि तकरीबी कार्रवाई की कोशिश के नतीजे में हादसा हुआ है। अगर मैं इसको किसी तरीके से समेट सकूं, वो तकरीबी कार्रवाई नाकाम हुई, जो वो ब्लास्ट करना चाहते थे वो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से वो गाड़ी आगे आई और उसने इसको रोकने की कोशिश की, उसके जवाब में जब ड्राइवर ने गाड़ी को तेज किया, टर्न किया तो उलट गई, नीचे गिरी। तो ये आप इसको मैं कहूँगा इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ तकरीबी कार्रवाई हुई ना, क्योंकि नतीजा तो उसी की वजह से ये सारा निकला, गो के ये जैसा भी हादसा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं, हमें अच्छी तरह मालूम है, हम नाम ले सकते हैं कि कौन से ममालिक जो CPEC के खुल्लम खुला खिलाफ हैं। वो अमेरिका है, वो हिंदुस्तान है और दोनों चीन के भी मुखालिफ हैं, दोनों का आपस में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी हैं। और एक चीज़ और जिसका हमें अच्छी तरह इल्म है वो ये है कि जो NDS है अफगानिस्तान की, वो बहुत हैंड एंड ग्लव काम करती है रॉ के साथ जो कि हिंदुस्तान की। तो ये चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो छुपी हुई नहीं है, जिस पर कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसे नहीं है। ऑफ सेड एंड डन, तो ये क्वाइट ऑब्वियस कि ये काम किसने किया होगा। अच्छा, तो दुश्मन इसमें मुलव्वस हो सकता है, सही है, जब तक लेकिन एक चीज मैं ऐड करना ऑफिशियली जब तक इजाजत दें। जी, मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी बनती है कि जो चीनी हमारी सरजमीन पर मौजूद हैं उनकी हम भरपूर तरीके से हिफाजत करें। और जब भी कोई ऐसा लैप्स हो तो फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको थोड़ा सा कोई सजा भी होनी चाहिए। इसको ये ना समझा जाए कि एक हादसा था, चलो हो गया, ऐसे फिर ये काम चलती रहेगी। ऐसी चीजों पे रिलैक्स चीज ऐड कर दूं जी कि इस किस्म के वाकयात कभी बंद नहीं हो सकते जब तक आप डिफेंसिव रहेंगे। कितने शहरों को आप बचाएंगे, कितनी मसाजिद को आप बचाएंगे, कितने इलाकों को आप बचाएंगे, इसका अगर आप भरपूर ऑफेंसिव जवाब दें, ये 1 महीने 2 महीने की बात है, ये खत्म हो सकता है। अच्छा, लेकिन इमरान साहब, आपके नजदीक पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस वाकये के बाद? जनरल साहब से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। पहली बात तो ये कि एक चीज़ जनरल साहब भूल गए कि इंडिया, अमेरिका और अफगानिस्तान के साथ इसराइल, मोसाद जो है, ये सब मिलके काम करते हैं। तो इसराइल और उनकी एजेंसी मोसाद भी इस घिनौने खेल का हिस्सा हो सकता नहीं है। ठीक, रा और मोसाद मिल के सारी कार्रवाइयाँ करते हैं और खसूसन CPEC जो पाकिस्तान के दुश्मनों को एक आंख नहीं बाता, उनकी आंख में हर वक्त खटकता रहता है, ये उसको सबूतार करने की एक साजिश है। अब आ जाए तो पाकिस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ की तरफ। पाकिस्तानी हुकूमत मुझे तो ज़ाती तौर पे इस बार सारे मामले में कंफ्यूज नज़र आई है। शायद वो ज़्यादा प्रेशर लेगी इस बात का। क्या 4 मौक़िफ़ उन्होंने चेंज किए, जी ये हो गया, जी ये हो गया, जी ये हो गया। भाई अल्लाह के बंदो, जब आपने अब कहा, मैं समझता हूँ अब आखिर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो मौक़िफ़ बनाया है और उन्होंने अपने चीनी हम मनसब से जो बात की है, ये बड़ा पाकिस्तान का एक अच्छा मौक़िफ़ है कि जनाब हम ना सिर्फ उनको पूरी तहकीकात करेंगे बल्कि जो सज़ा है उनको सज़ा भी देंगे। और ऐसे लोगों को थोड़ी सी सजा नहीं मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, ताकि उनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे तो आगे कोई और बंदा इसकी जुर्रत नहीं। बल्कि मजे की बात यह है कि इंडिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयां खुद करता है मुख्तलिफ जगहों पर और उसके बाद फिर इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर आयद करता है। लेकिन जब भारतीय सहाफ़ी ने इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से सवाल किया, बड़ा से उन्होंने तुरम खाम बनते हुए बड़ा टेढ़ा सवाल किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ा टका सा जवाब दिया। तो इसको कहते हैं कि उनका सवाल जो था वो उन्हीं के मुंह पर ही डाल दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। हिलाली साहब, व्हाट डू यू सी? ये बेसिकली इंडिया को अच्छा जवाब दे दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि बेसिकली तो यही लोग हैं हर जगह खित्ते में। देखिए, ये जवाब इज लेस इम्पोर्टेंट देन द चाइनीज इंसिडेंट। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो चाइनीज इंसिडेंट हुआ है, जिस तरीके से हमने हैंडल किया है, तो दिस हैज बीन डिसग्रेसफुल। और मैं समझ नहीं सकता हूं कि मेरा इदारा है फॉरेन ऑफिस, मेरा एक्स इदारा, भाई ये जो हादसा हुआ है ये मुल्क के अंदर हुआ है,
ठीक है फॉरेनर्स वर इन्वॉल्व, मगर मुल्क के अंदर हुआ है। ये इंटीरियर डिवीजन से आप पूछना चाहिए था कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। और जब आपको पता नहीं है व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आपको क्या जरूरत थी एक स्टेटमेंट दे दें। अब चीन कह रहा था कि ये एक्सप्लोजन हुआ है और ये कह रहे थे, उन्होंने बात किया होगा उनके एक बंदे से जो कहा होगा उनको कि हाँ मेरे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, खुदा जाने क्या कहा। नाउ द पॉइंट इज कि इस पे इट रिक्वायर्ड कि प्राइम मिनिस्टर फोन किया। बड़ा अच्छी बात है कि उसने फोन करके इस मामले को हल किया और अब उनकी टीम आएगी, वो निगोशिएट करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने तो एक पूरा डिवीजन यार, एक कोर, पता नहीं क्या आप लोगों ने रेज किया है चाइनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये 30 बंदों की गाड़ी में क्या 2 FC के जवान थे? तो आपका जो वादा है कि आप इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे, ये हो जाता है पूरा इन अ डेसोलेट एरिया, रिमोट एरिया में 30 बंदे, एक वो बस भी कोई खपड़ी बस लग रही थी, मुझे कोई खास नहीं लग रही थी, उसमें जा रहे हैं। एंड दीज आर एसेट्स भाई, ये जो 30 लोग हैं ये दे आर द की टू इट अ ह्यूज प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी का अच्छा इंतजाम होना चाहिए। ये किस किस्म की उनको आपने उनको प्रोटेक्शन नंबर 1 दिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये बिल्कुल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, और अगर ये ट्रैक्स हिंदुस्तान जा रहे हैं और या ये ट्रैक्स जिधर भी ये ट्रैक्स जा रहे हैं उनको जवाबी कार्रवाई हमने देना है एट अ टाइम ऑफ आवर चूजिंग, मगर वी हैव टू रिस्पॉन्ड। अब दूसरी बात पे अब आ जाएं। अच्छा, ये जो जवाब दिया, हाँ जी, ये जवाब मेरे ख्याल में बड़ा मुनासिब सा जवाब था। पाकिस्तान या मुसलमान एक RSS रन कंट्री के साथ किस तरीके से भाई यू कैन हैव अ रीजनेबल प्रॉपर रिलेशनशिप, हो ही नहीं सकता। वो तो समझते हैं कि यू आर शूद्रा से भी बदतर हैं आप। वो समझते हैं आपका कोई हक ही नहीं है हिंदुस्तान में रहना। वो तो चाहते हैं कि ये जो 200 मिलियन 180 जो भी जितने भी उधर हैं, वो तो चाहते हैं कि उनको खत्म कर दें। वो तो पिक्चर्स लेते हैं जब उनको टांगते हैं। दिस इज एन इनह्यूमन। ये क्या एक अनसिविलाइज लोग हैं। तो बिल्कुल सही कहा कि ये एक सिविलाइज लोग नहीं है, अनसिविलाइज लोग से कैसे बात कर सकते हैं। ही इज एब्सोल्युटली राइट। और मैं समझता हूं कि वो ना हाथ मिलाना उसका वो और भी अच्छा था जी, और भी अच्छा था। अच्छा बताओ भाई, दिस इज द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स। हिलाली साहब, RSS की जो है ना सोच, उसका अंदाजा इस बात से लगा दे कि अब ईद उल अजहा आई है तो वहाँ कश्मीर में दोबारा इंडिया में उन्होंने बड़े जानवर की कुर्बानी पे पाबंदी लगा दी है। यानी कि आप ये देखें कि वो उनकी सोच का अंदाजा आप इस बात से लगा लें। और बाकी ये बात है, मैं वापस आऊँगा दासू सानह की तरफ के जो अब इंटेलिजेंस टीम खुद आ रही है चाइना की, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ ये है कि क्लियर हो जाएंगी, और उससे जो ताल्लुकात में एक सर्द मेरी आने का खतरा था वो भी टल जाएगा। वो खदशा और आइंदा के लिए बेहतर हिकमत अमली भी बनाई जा सकती है कि किस तरीके से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और सिक्योरिटी एजेंसीज को उनके साथ पूरा ताउन करना चाहिए ताकि उन्हें इसमें अब कोई शिकवा शिकायत ना रहे कि हमारी इसमें तहकीकात मुनासिब तरीके से नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अब मैं ज़रा जनरल साहब से भी इस पर जवाब ले लूँ। जनरल साहब, जो बात अभी आपको सुनवाई भी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से जवाब दिया है, क्या आप देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन आइंदा दिनों में, और स्पेशली मैं फिर से, चूँकि अफगानिस्तान के साथ भी ये मामला जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान के थ्रू भी इंडिया कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर करवाने की कोशिश करता है, तो हम आने वाले दिनों में क्या देखें? इंडिया वहाँ से जा तो रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ उसी तरह करवाता रहेगा? ये देखें, जो तो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ होती थी अफगानिस्तान की तरफ से, उसमें तो जब भी वहाँ कोई लेजिटिमेट हुकूमत आ गई और उन्होंने स्पेस ना दी तो मेरा ख्याल उसमें तो खातर खा कमी आएगी। अच्छा। ये जो भी आपको एक स्पाइक नजर आ रही है, ये मैं कहा करता हूँ जैसे चिराग बुझने से पहले भड़कता है। उनको पता है कि स्पेस अब उनको नहीं मिलेगी, तो जो भी उनके पास रिजर्व वगैरह है वो सारे वहाँ पर झोंक रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो भी हो सकता है वो करें। और वो सही कह रहे हैं लाली साहब के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ इनके आपस के ताल्लुकात का अच्छा होना मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता एक चीज़ पर हमें गौर करना चाहिए कि हिंदुस्तान कई मैदानों में हमारे साथ नंबर आजमा है, सिर्फ डिप्लोमेसी में नहीं है, वो फिजिकली हमारे ऊपर हमले कर रहा है।
ये तो कुलभूषण इधर क्या कर रहा था, ये अभी दासू की बात हम कर रहे हैं, इससे पहले कोयटा में क्या हुआ, उससे पहले और जगहों पर भी हुआ है। तो मेरी बहन, जब जंग लड़ी जाती है, जब जंगें लड़ी जाती हैं, तो उन्हीं मैदानों में लड़ी जाती हैं जिन मैदानों में हमले हो रहे होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपको कोई फिजिकली थप्पड़ मारता रहे और आप सिर्फ शिकायतें लगाते रहे मोहल्लेदारों से कि ये देखो जी ये मुझे मार रहा है। वो कहेंगे तुम फिर क्यों मार खा रहे हो। और ये भी आप याद रखें कि ये जो हम अच्छा बच्चा बनने की हमारी कोशिश है ना, कि अगर हम खामोश रहे और हमने जवाब ना दिया, दुनिया हमारी तारीफ करेगी। आप मेरी बात लिख लें कि दुनिया आपकी तारीफ करेगी जब आप कड़ाके का जवाब देंगे। और ये जो हम कहते हैं ना कि दुनिया आती क्यों नहीं, 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं और क्यों नहीं किसी को ख्याल आता कि ये भिड़ जाएंगी। भाई आप भिड़ने वाला अपना मूड तो बनाए, फिर देखें दुनिया कैसे भागी जाती है। दुनिया ने देख लिया है कि एक साइड बहुत अग्रेसिव है, दूसरी साइड टोटली डिफेंसिव है, इसलिए वो आराम से बैठे हैं। जरा आप थोड़ा सा अग्रेशन दिखाएं ना, अगर ना दुनिया भागी हुई आए। तो बात ये है कि ये चीजों को समझने की बात है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, ये मैनकाइंड की साइकोलॉजी भी है। ये यहाँ पर दुनिया कोई उस पर अखलाकियात पर नहीं चलती, कोई कवानीन पर नहीं चलती, जैसे है वैसे ही है। रियल पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप डिप्लोमेसी में कोई कमजोरी दिखाएं, उसमें हमारा फॉरेन ऑफिस अच्छा है, हमारे लोग ठीक है, वो आप अपने लेवल पे रखें, लेकिन डिप्लोमेसी अलोन कैन नॉट गेट यू द रिजल्ट। वो एक लेकिन क्या हार्ड स्टांस वो क्या हो सकता है जनरल साहब, मुझे इसका जवाब दे दे, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। वो आप कह रहे हैं सिंपल, कोई जी जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत सिंपल है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कुछ हमारे साथ किया जा रहा है, हमें पूरा हक है कि वो हम उनके साथ भी करें जो ये हमारे साथ कर रहे हैं। जनरल साहब ये चाहते हैं कि टिट फॉर टैट, अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप भी उसको थप्पड़ मारें, अगर कोई थप्पड़ मारे तो आप उसको गुंसा मारें ताकि वो दोबारा जुर्रत ना करे। ठीक है जनरल साहब, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। आप मेरा ख्याल है हिलाली साहब भी मेरा ख्याल इस बात से इत्तेफाक करते हैं। वो हमेशा ही कहते हैं कि पाकिस्तान को एग्रेसिव स्टांस और पाकिस्तान को लेना चाहिए। देखिए आप जितना किसी इज्जत रिगार्ड ताल्लुक होता है 2 तरफा, ये एक तरफा हो नहीं सकता। अगर आप ज्यादा करेंगे वो फिर आपको बुज़दिल समझेंगे। पावर टॉक्स टू पावर। इससे ज्यादा आपकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता जितनी आप अपनी इज्जत खुद करते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए बात है, अपनी इज्जत का खुद ख्याल रखें। अगर आप ये कहेंगे दुनिया आपकी इज्जत करे और आपके अपने दिल में कोई इज्जत ना हो तो फिर तो राइट ठीक है, आपको सेल्फ एस्टीम दिखानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने आज भी हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर भी आपसे मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अभी हम एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, कुछ पाकिस्तान के माशी मसाइल, बल्कि पाकिस्तान के क्या आवाम के माशी मसाइल पर बात करते हैं, क्योंकि उन पर मजीद महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। किस किस सूरत में आपको तफसील से बताते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। ईद की आमद है, लेकिन ईद से पहले ही महंगाई बम गिराए जा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम पर। आटा और चीनी की कीमत में भी खातिर खा इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब पेट्रोल भी महंगा हो गया है और अच्छा खासा, यानी 5.5 रुपये का इजाफा हुआ है। तारीख में इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने जब अपना चार्ज संभाला था तो बड़ी अच्छी बातें की थी और कहा था कि जी हम बड़ा अच्छा एक रोड मैप भी दे रहे हैं आवाम के लिए। ये खुशखबरियाँ भी सुनाई थी कि पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगे। IMF के सामने हम डट कर खड़े हो गए हैं। तो जनाब उन्होंने कहा हम करके दिखा देंगे, लेकिन ये क्या वो करने जा रहे हैं कुछ समझ नहीं लगी। इस पर ज़रा इमरान साहब का ही कॉमेंट लेती हूँ। पहले इमरान साहब ये करना चाह रहे थे क्या? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं ना। गुर्बत ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका, हिलाली साहब, गुर्बत ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप गरीबी ख़त्म कर दें ना करें। आपको याद होगा आप भी जालिम बन गए। आपको याद होगा जब हिलाली साहब यहाँ बैठ के बजट की तारीफें कर रहे थे तो मैं इनसे कहता था कि इतने खुश ना हो, ये देखेंगे कि कितने बम गिराएंगे। आपको याद है मैंने पेट्रोलियम मसनूआत का खास तौर पे जिक्र किया था। लेकिन इस हुकूमत की खामी, बल्कि मैं कहता हूँ जुल्म, ये है कि एक तो ये जख्म दिखाती है पहले और उसके बाद उस पर नमक भी छिड़कती है। अब देखें हुकूमती वुज़रा, आप हिलाली साहब भड़ास निकालने दें इमरान साहब। हुकूमती ने भड़ास नहीं, मैं आवाम की सोच बता रहा हूँ आपको। हुकूमती वुज़रा के आप ट्वीट्स देखें, उनके बयानात देखें, वो क्या कह रहे हैं। वो आप खूब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की खुशामद में वो ऐसे कलाबे मिला रहे हैं कि क्या कहने, लेकिन इतनी बेतुकी तौजीहात देते हुए उन्हें ज़रा एहसास नहीं होता कि जब पिछली गवर्नमेंट में यही होता था तो यही वुज़रा जब अपोजिशन में थे, हुकूमत पेट्रोल महंगा करती थी तो ये अवाम से क्या कहते थे, ये अवाम से कहते थे, इमरान खान साहब भी और उनके ये वुज़रा भी, कि ये हुकूमत करप्ट है, आपने बिल नहीं देना, आप एहतजाज करें।
अब मुझे बताएं ये किस मुंह से इन चीजों का दिफा कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन आपने शायद चौधरी फवाद हुसैन का वो ट्वीट नहीं देखा जिसमें उन्होंने बताया है कि सबसे कम अभी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में। बिल्कुल, ये इसी तरह की तौजीहात पेश करते हैं। मुझे बताएं आप, मेरी तरफ से दूसरी जगह पे जो मर्जी रेट हो, मुझे तो पाकिस्तान का। चले मैं हिलाली साहब जी, हिलाली साहब। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो बम फटा है, ये बम जो फटा है, ये 4% ज़्यादा पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है। 4%। अगर 4% बम होता है तो फिर अब क्या बता सकते हैं, बड़े छोटे बम्स होंगे इस मुल्क में। दूसरी बात ये है कि जैसे ये बड़ा रेलेवेंट है, हमारा प्राइस थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है, बहुत थोड़ा, सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया जिधर पेट्रोल निकलता है उससे बस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज्यादा है। बांग्लादेश से कम है, हिंदुस्तान से कम है, श्रीलंका से कम है। बाय द वे, ये जो टैक्स लगाते थे ना ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, जो 2018 अप्रैल में, इनका पता क्या टैक्स था? 25 रुपया टैक्स ऑन पेट्रोल पर लीटर। आज टैक्स क्या है पर लीटर? 11.48। क्या बातें कर रहे हैं? जितना कम कर सकता था ये कम किया है। 3 महीने इसने प्राइस रेज नहीं किया, मगर जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता है तो क्या करें, बढ़ाना पड़ता है भाई। इसके माने अगर आप 100 रुपया का पेट्रोल आप लेते हैं तो 4 रुपया ज्यादा देते हैं। यस, मगर दैट्स द इंटरनेशनल प्राइस। अब तरीका बताएं। मैं समझता हूं कि लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि कोई खुशी से नहीं करता है। दूसरी बात, अच्छा अब आप कैसे ये प्राइस को कोप करें? आप जाएं यूटिलिटी स्टोर्स में, आप परचून की दुकान पे जाते हैं जिधर एक आदमी बैठ के जो मर्जी है प्राइस लगा देता है। आप जाओ ना यूटिलिटी स्टोर्स में, अच्छा, आप जाके 5 किलो तेल जो है होलसेल पैक में रहे, 70 रुपया आपका बचता है। बकरी मंडी जाके आप बकरा लें पूरे फैमिली के लिए, नहीं कि एक बड़े बड़े स्टोर्स में जाएं, उससे भी आपका पैसा बचता है। दूसरी चीज है, आप गुटखा और पान खूब दबा के पीते हैं, खाते हैं, और फिर जब प्राइस बढ़ जाता है तो आप अपने आप को आग लगाना चाहते हैं। छोड़ो ये बुरे आदतें, सिगरेट, गुटखा, पान। यार बात असल, राशन करो अगर आपको करना पड़ता है, घी को और आटे को। कहने की बात यह है कि द मैन इज ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, और हर किस्म की कोशिश कुछ हद तक कामयाब हुई है, बल्कि बहुत हद तक हुई है। हिलाली साहब, कोई जानबूझ के गालियां तो नहीं खाना चाहता ना कोई भी। हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि हम बचपन में पढ़ते थे स्टोरी, ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करो। आपने जिन मुल्कों की ये जिक्र किया ना, आप ज़रा उनकी पर कैपिटा आमदन सुन लें, उनकी आमदन देख लें कि उनकी इनकम कितनी है पर कैपिटा, उनका जीडीपी रेट क्या है, फिर आप रेट का मुआवजा करें पाकिस्तान के साथ। यहाँ देखें ना पर कैपिटा इनकम कितनी है। दूसरी बात, आपने अभी यूटिलिटी स्टोर का जिक्र किया। हिलाली साहब, आपको डबल मुबारक हो, आज हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पे भी बम गिरा दिया है। आज जो फैसला किया यूटिलिटी स्टोर में, वो सुन लें, चीनी की कीमत वहां पे बढ़ गई है 17 रुपये फी किलो। मैं यूटिलिटी स्टोर की बात कर रहा हूँ, किसी बड़े स्टोर की या मार्केट की बात नहीं कर रहा। यूटिलिटी स्टोर पे आज एक दिन में चीनी की कीमत 17 रुपए किलो। सुन तो लें, ये तो 20 किलो आटे का थैला। ये किसका कसूर है भाई? सर सुन तो लेना, आप प्राइस कमेटी बैठाएं, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। सर यूटिलिटी स्टोर ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, यूटिलिटी स्टोर फेडरल गवर्नमेंट की है, यूटिलिटी स्टोर फेडरल गवर्नमेंट का है। 20 किलो आटे का थैला बढ़ गया, मगर प्राइस कमेटी फेडरल गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइस कमेटी तो लोकल गवर्नमेंट की है। फिर आपको पता नहीं है शायद, हिलाली साहब, फिर आपको पता नहीं है, जरा कंफर्म कर लें। यूटिलिटी स्टोर पे जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट कायम करती है, मुकर्रर करती है। यूटिलिटी, हाँ जी, मैं यूटिलिटी स्टोर की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने उनका जिक्र किया था। आज यूटिलिटी स्टोर के 20 किलो आटे का जो थैला है वो मजीद 150 रुपये महंगा कर दिया गया है। आज यूटिलिटी स्टोर पे जिस कुकिंग ऑयल का अभी आप जिक्र कर रहे थे, उसकी कीमत 170 रुपये फी किलो बढ़ा से 260 रुपये फी किलो कर दी गई है। 90 रुपये किलो का इजाफा कर दिया गया है ना प्राइस। आज बढ़ गया तेल का प्राइस। सर गुजारिश मार्केट में तेल का जमीन से नहीं निकलता है। सर गुजारिश ये है कि मैं तो अभी, आपने खुद यूटिलिटी स्टोर का जिक्र किया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज वहां पे भी
कितना इजाफा हो गया। गरीब आदमी जो है उसको कहीं तो कोई रिलीफ दे दें। अच्छा, इसमें मैं हिलाली साहब आपसे ये सवाल करूंगी कि चलिए पेट्रोल प्राइसेस तो हम कह देते हैं कि भाई आलमी मंडी में बढ़ी थी, अब आटा चीनी का मसला तो आपने कहा था हमने माफिया को भी लगाम डाल ली है, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे, फिर आटा चीनी के प्राइस क्यों बढ़े हैं? देखिए, बात सीधी सादी है कि आटा चीनी की प्राइस जिधर भी बढ़ी है उस गवर्नमेंट को फौरन एक्शन लेना चाहिए। इस मुल्क में प्राइस कमेटीज हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हेड करते हैं, हर चीज की सप्लाई एंड डिमांड देखते हैं। उनको वो पूछेंगे कि सप्लाई काफी है, तुमने खामखा क्यों बढ़ाया, और अगर बढ़ाया और ठीक से तुमने एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो तुम्हें बंद करके तुम्हें अंदर कर रहे हैं हम। यार खुदा के लिए चीजें, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आपने जाके मैं आपको बताता हूं, 70 रुपया कम पैसे मैंने दिए हैं 5 किलो ऑयल के लिए, एक जगह से दूसरी जगह में 70 किलो का 70 रुपये का फर्क आया, होलसेल 5 किलो ऑयल पैक। तो कहने की बात यह है, थोड़ी सी कोशिश तो करें ना, ये नहीं कि पहली दुकान में आप भाग जाएं और उस पर पूछे क्या कीमत है और पूरी दुनिया को बताने लगा है हाय हाय। भाई ये परचून की दुकान, एक आदमी बैठता है, वो जो भी मर्जी है दे दे कीमत आपको। लेकिन सर ये भी तो फिर गवर्नेंस का इशू है ना। इनके स्टैटिस्टिक्स गलत हैं। मैं कहता हूं खुदा के लिए थोड़ा सा चेक करें आप। अगर लेकिन सर अगेन ये भी तो गवर्नेंस का इशू है ना, 2-4 रुपए का फर्क हो सकता है, लेकिन 70 रुपए का फर्क आपको पड़ा है। मैं कहता हूँ हिलाली साहब की उस बात को ठीक मानते हैं, हिलाली साहब मैं उस बात को ठीक मानता हूँ, लेकिन मुझे ये बता दें, ये बार बार प्राइस कमेटियों का जिक्र करते हैं। प्राइस कमेटियों पे अमल करवाना किसका काम है? सूबाई हुकूमत हो या वफाकी? चलें सूबाई मान लेते हैं, ये सूबाई जिम्मेदारी है। यूटिलिटी स्टोर तो वफाकी हुकूमत का है, बाकी सूबाई हुकूमतों का। पंजाब में किसकी हुकूमत है? केपी में किसकी हुकूमत है? वहाँ बलोचिस्तान में किसकी हुकूमत है? अल्लाह के बंदो, 3 जगहों पे तो पीटीआई की हुकूमत है ना। तो फिर सिंध को भी कहें ना आप। मैं ये कह रहा हूं ना कि सिंध में तो है ही करप्ट ना, वो तो नहीं कर रहे। सिंध में तो करप्ट, महा करप्ट, वो तो कर ही नहीं रहे। ये मिसाल बना दे पंजाब को कि पंजाब में इन्होंने कहे कि हमने कंट्रोल कर लिया है, हमने कीमतें देखें कैसे मुकर्रर की हैं। चले पंजाब एक बड़ा सूबा है, आप केपी में करके दिखा दें, आप बलोचिस्तान में करके बता दें, भाई कहीं पे भी नहीं आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। गरीब बेचारे को मारने मेरा ख्याल है ये जी हर जगह ऐसा प्राइस नहीं बढ़ा है, नंबर 1। दूसरी बात यह है, कल एक सवाल से सब पता चल जाएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स में प्राइसेस कौन बढ़ाया है और किस, व्हाट इज द बेसिस। अगर बेसिस गलत है तो मैं समझता हूं कि हम सब उनको ठीक हो गया। लेकिन इसमें अब ये इतनी बुरी खबरों में एक अच्छी खबर भी है, अब देखते हैं इमरान साहब को वो भी अच्छी लगती है कि नहीं। लाली साहब जरा मैं आपकी इजाज़त से ये खबर सुना दूं कि जनाब स्मार्टफोन्स बनाने के लिए सैमसंग जो कंपनी है, आप जानते हैं कि बहुत बड़ा ब्रांड है सैमसंग इंटरनेशनली, और लकी ग्रुप के साथ उनकी कॉपरेशन है और वो पाकिस्तान में अब असेंबलिंग करने जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स की। ज़ाहिर है पाकिस्तान भी बहुत बड़ी मार्केट है मोबाइल फ़ोन्स के लिए, जिससे ना सिर्फ ये कि बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला आएगा और ज़ाहिर है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी, बल्कि नौकरियाँ भी मिलेंगी। इमरान साहब देखें, ये तो मान लें, ये तो अच्छी खबर है। हिलाली साहब ये मुबारक जो स्मीना मानने की बात है, इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज है उसने बड़ी वर्किंग की है, और मैं जाती तौर पे वहां पे एक सीनियर अफसर उनको जानता हूं कि जिन्होंने कितनी माफियाज की मुखालफत लेके यहाँ इस पे ये पॉलिसी बनाई, उन तमाम प्रेशर लिए, सस्टेन किया और उसके बावजूद इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाया। और इस पॉलिसी से फायदा क्या होगा? हिलाली साहब पिछले साल सिर्फ 1 साल में $2.25 अरब के टेलीफोन बरामद हुए हैं, पाकिस्तान में इंपोर्ट किए गए हैं। अब ये जो फैक्ट्रियां लगी हैं और जो स्मार्टफोन यहाँ बनेंगे, इससे 80% जो हैं फ़ोन वो लोकली, ये कहा जा रहा है कि वो लोकली असेंबल हुए बिकेंगे। अब सिर्फ सैमसंग की बात नहीं है, 3 कंपनीज जो हैं उनके फ़ोन यहाँ बनने शुरू भी हो गए स्मार्टफोन। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको बता दूं, टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल, ओप्पो, नोकिया, रियल टाइम, ये सारी वो कंपनियां जो अपनी अगले 2 महीने में यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। और दिसंबर तक आपकी ये जो सैमसंग है इसकी भी प्रोडक्शन मार्केट में आ जाएगी। एक तरफ तो $2.25 अरब में से आप समझ लें तकरीबन $1.5 अरब आपका बचेगा बाहर से,
आपको मंगवाना नहीं पड़ेगा। दूसरा जो इंपोर्ट हम करते थे जाहिर है वो तो इंपोर्ट थी। दूसरा आपने ये उस पॉलिसी के मुताबिक आप फौरी तौर पे अगले साल इसकी एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे। अच्छा, यानी जब सैमसंग यहाँ से एक्सपोर्ट होगा तो फिर आपको बल्कि ज़र मुबादला आएगा। ठीक है। और फिर जो नौकरियां लोगों को मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, तो ये बड़ी अच्छी खबर है। जी लाली साहब मान ही गए आखिरकार, इमरान साहब के कुछ तो अच्छा किया गवर्नमेंट ने। देखिए, इससे मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को एक और चीज करना चाहिए, और वो ये है समीना जी, जब ये इजाजत दे ना कि नोकिया ये बनाओ वो बनाओ, सब चीज इस मुल्क में बनाओ, इस मुल्क में वो टोयोटा गाड़ी भी बनती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनको कहना चाहिए कि जिस मुल्क में तुम ऐसे करो कि जापान का कोई कोटा हमारे मुल्क से सप्लाई करो, ये टोयोटा कंपनी को कहना चाहिए। और ये दूसरे मुल्क हैं, इसलिए कि इधर की जो गाड़ी बनाई हुई है, असेंबल्ड है, और जापान की जो गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है, जमीन आसमान का फर्क है। इधर तो इनको परवाह नहीं है। ये कहते हैं इंडिजिनाइजेशन हो रहा है, गलत पार्ट्स डालते हैं, बैड पार्ट्स डालते हैं। ठीक है, इस पे थोड़ा सा रेगुलेट भी करना है, इधर से 10% उधर भी जाएगा। ठीक है, इसको रेगुलेट भी करना है। रेगुलेट करने की बात आई है तो याद आया है लाली साहब, वो हमारे यहाँ एक मीडिया रेटिंग का भी इदारा है जो रेगुलेट करता है चीजों को बज़ाहिर, वो आप भी उसके हवाले से कुछ कहना चाह रहे थे, बड़ी उनके ऊपर भी रहता है, केस भी चल रहा है अब तो उनका। ये मुल्क में माफिया कहते हैं, माफिया को खत्म करना चाहिए। ये देखिए 1800 लोग 1800 लोग 30 बिलियन इंडस्ट्री का कंट्रोल करते हैं, और वो कौन है वो 1800 लोग, हमें पता नहीं वो कौन है, किधर बैठते हैं, क्या करते हैं, कुछ करते हैं। एक आदमी है, एक कंपनी है जो ये सब फैसला करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट में ये तो 4 कंपनीज होनी चाहिए, कोई उस जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। भाई क्यों? अच्छा, फिर एक कंपनी फिर गया, कोर्ट में गया, वो कहने लगे, कोर्ट ने उसने कहा खुदा के लिए ये तो लूट मार हो रहा है, ये माफिया चला रहा है, इसका कुछ करो। उन्होंने कहा फोरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। उस चैनल ने कहा कि फोरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए पॉपुलैरिटी देखने के लिए, इसलिए कि उसके बेसिस पे सब एडवर्ट के फीस होते हैं। तो जवाब ये आया कि हम फोरेंसिक ऑर्डिनेंस स्टे ऑर्डर ले लिया। अरे भाई, अगर आप चोर नहीं है तो स्टे ऑर्डर क्यों लिया फोरेंसिक ऑडिट के खिलाफ? क्या छुपा रहे हैं आपको? कहने की बात ये, हिंदुस्तान में तो लोग पकड़े गए हैं। बिल्कुल ठीक है, इस पे फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। अगर कोई क्लियर है तो अदालत का सामना करे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।